हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने सिमन कमीशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसको हमने क्या कहा था, सॉल्ट सत्याग्रह भी जिसको कहा जाता था, वो स्टार्ट हुआ था 1930s में। उसके बाद जो है तीन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, एक 1930 में, एक 1931 में और एक 1932 में। और जो ये सेकेंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे महात्मा गांधी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आज हम जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हम फिर से आएंगे सिमन कमीशन पे। तो अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 1927 को जो है सिमन कमीशन जो है अपॉइंट हुआ था। उसके बाद 1928 में टू टाइम्स जो है सिमन कमीशन इंडिया आ गया था, इंडिया आया हुआ था। फिर इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगे और बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ भी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर आगे जाके 1930 में जो है सिमन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट दे देता है गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो इस तरह से चीज़ें हो रही होंगी। और आगे जाके ये जो सिमन कमीशन का रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को दिया था, यही बेसिस बन जाता है। और इन 1935 में आगे जाके इसी सिमन कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट नया एक एक्ट पास करेगी, जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब इससे पहले जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके हिसाब से चल रहा था, वो चल रहा था 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था वो उसके चलते बन रहा था। और इसी एक्ट के रिकमेंडेशन पे जो है सिमन कमीशन को बनाया गया था 1927 पे। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम यहाँ पे थोड़े इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1835 एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, वो था ऑल इंडिया फेडरेशन। एक ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब हो गया, देखो उस वक़्त ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो क्या रहा है, देखो उस वक़्त इंडिया ये उस वक़्त इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी थे और ब्रिटिश टेरिटरीज भी थी, बाकी ब्रिटिश प्रोविंसेस हम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या रिकमेंड किया, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने ये कहा कि ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है और ब्रिटिश प्रोविंसेस है, ये सब मिला के हम एक एक कंट्री टाइप का कुछ बनाएंगे। उस वक्त कंट्री थी नहीं, देखो अभी इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स थे। उस वक्त इंडिया में क्या था, अगर ये मैप के थ्रू समझाऊँ तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और बाकी जगहों पे, अगर कलर चेंज कर दें तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ जगहों पे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इस एक्ट 1935 एक्ट क्या कह रहा है कि ये सारी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, हम सब मिला के एक क्या बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, एक कंट्री टाइप का कुछ बनाएंगे। तो ये बाद में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट्स होती है वो इस पर एग्री नहीं होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डायरकी को लेके। तो डायरकी में हो क्या रहा है, देखो उस दिन हमने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट पढ़ा था, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 19 एक्ट आया था, उसने डायरकी लाया था, जहाँ पे क्या हो रही थी, जो सब्जेक्ट्स थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिटीजनशिप हो गया, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट दो टाइप में कैटेगराइज थे, एक थी यूनियन लिस्ट या फेडरल लिस्ट हम कह सकते हैं इसको, एक थे प्रोविंशियल लिस्ट या प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो दो टाइप्स में डिवाइड थे, एक तो रिजर्व्ड लिस्ट था, एक था ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो ये जो रिजर्व्ड लिस्ट था ये सिर्फ किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास हुआ करता था। ये प्रोविंशियल लेवल पे है, ठीक है, ये प्रोविंशियल लेवल पे जो रिजर्व्ड लिस्ट है वो ब्रिटिशर्स, और जो ट्रांसफर लिस्ट था वो इंडियंस के पास था। तो इस सेटअप को हमने क्या कहा था, डायरकी। ये किसने लाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने लाया था। फिर आगे जाके क्या होता है, जो सिमन कमीशन आएगी बीच में, फिर आगे जाके 1927 में जो सिमन कमीशन आती है, वो फिर 1930 में अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट में वो क्या कहेगी, ये जो डायरकी का जो सेटअप हमने प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी लाया था, उसको हमें हटाना पड़ेगा, वो एक्चुअली अच्छे से काम नहीं कर रहा है,
वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इस डायरार्की को हमको हटा के कहाँ पे लाना पड़ेगा, फेडरल लेवल पे लाना पड़ेगा। तो इसके चलते क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा वो क्या करेगा, फेडरल लेवल पे सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स या रिजर्व लिस्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट या ट्रांसफर लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यूँ कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो डायरार्की लाई गई थी किसने, 1919 एक्ट ने, वो लाई थी प्रोविंशियल लेवल पे। इस डायरार्की को सिमन कमीशन के रिकमेंडेशन के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कहाँ पे लाया, फेडरल लेवल पे डायरार्की आती है। तो ये दूसरा पॉइंट है, डायरार्की क्या होती है, अब जो प्रोविंशियल लेवल से वो अब शिफ्ट होगी फेडरल लेवल पे। तो ये जो है दूसरा पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू इसके क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है, जो प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस या स्टेट्स जिसको हम आज कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी। तो प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, ये एक पॉइंट है। और एक पॉइंट जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो लिस्ट्स होती हैं, लिस्ट्स आज हमारे पास, हमने पॉलिटी में पढ़ा था जो 7th शेड्यूल है, उसमें लिस्ट्स हैं, उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट है। यूनियन तो यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है पावर सारी, स्टेट लिस्ट की पावर सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगी, लेकिन कंकरेंट किसके पास आएगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगी, लेकिन पावरफुल कौन होता है, यूनियन गवर्नमेंट, इस तरह से। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट की कंसेप्ट थी, ये लाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने लाई थी। और इसमें जो है अब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो शायद उस वक्त मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, नया एक सिस्टम आया, आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक नई चीज़ आई हुई है ना। तो आज के टाइम पे इस तरह से अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी टाइम पे, और ये चीज़ें यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे, और ये तीसरी जो कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं, उनको बोलेंगे रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स। तो ये रेजिड्यूरी पावर्स जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये किसको दिया था, ये दिया था गवर्नर जनरल या वाइसरॉय को। तो ये आपने याद रखना है कि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम पे रेजिड्यूरी पावर किसके पास थे, इसके पास थे, गवर्नर जनरल के पास। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखने आपने विद रिस्पेक्ट टू 1935 एक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ें, अब हम इसी टाइमलाइन को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है, अभी हमने क्या पढ़ा, 1935 में क्या आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया। उससे पहले एक पॉइंट याद रखना है, वो है 1934-33 के टाइम पे एक बंदा था MN रॉय, इस नाम को, इसने एक सजेशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। तो अभी हमने देखा कि 1928 में हमने क्या पढ़ा, मोतीलाल नेहरू कमेटी हमने एक बनाई थी। इस कमेटी को क्या रोल दिया था कि हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करे, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे अपने से। तो इस कमेटी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन एक रिपोर्ट के तौर पे बनाया, जिसको हमने क्या कहा था, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कहा था, जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया और आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने लगा था। तो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइम इंडियंस ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कब करी थी, वो करी थी 1928 में। फर्स्ट टाइम इंडियंस ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, मोतीलाल नेहरू कमेटी थी, और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, और उसको मोतीलाल नेहरू कमेटी ने बनाई थी। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, इसमें 1+8 मेंबर्स होते हैं, एक तो चेयरमैन और बाकी 8 मेंबर्स होंगे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉलिटी के फर्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ा था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइम किसने एडवोकेट किया था या किसने दिया था, तो MN रॉय ने दिया था इन 1933-34 के टाइम पे। फिर आगे जाके क्या होता है कि इंडियन जो ये एक्ट आया, ये इंडियन को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जो इंडियंस की डिमांड्स थी वो इस एक्ट में फुलफिल नहीं हो रखी थी, इसलिए इंडियंस जो है इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर आगे क्या होगा 1936 में, अब यहाँ पे 3 सेशंस हम याद रखेंगे। 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वो होता है लखनऊ, ओके। और इसको जो है प्रेसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू। और इस सेशन में, इस 1936 इंडियन नेशनल सेशन में जो जवाहरलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट है, वो ऑफिशियली मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि हम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहते हैं, और जिसके सारे मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड थी
उसको मतलब किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए, वो कहा था एम एन रॉय ने। लेकिन ऑफिशियली मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऑफिशियली फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात कब करी, वो करी 1936 में इन लखनऊ सेशन में। किसने कही, जवाहरलाल नेहरू ने। ये पॉइंट। और यहाँ पे 2 पॉइंट आपने याद रखने, लखनऊ में 2 इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, एक 1916 का सेशन, एक 1936 का सेशन, 16 और 36। इसमें क्या होता है, लखनऊ पैक्ट हमने पढ़ा था, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जहाँ पे एक तरफ से तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स एक साथ आए थे यहाँ पे, और दूसरी तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक साथ आई थी। और वहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में, जहाँ पे सरोजनी नायडू ने क्या कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने एक टाइटल दिया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये सारी चीज़ें। और 1916 का प्रेसिडेंट कौन था, एसी मजुमदार, हमने ये पढ़ा था। तो इसी तरह ये 1936 का सेशन आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। वो भी कहाँ पे हुआ, लखनऊ में, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड की, जो क्या करेगी, इंडिया के लिए एक अपनी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के रिलेटेड ये 3 सेशन याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो ये पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कितने सेशंस को प्रिसाइड किया था। तो ये प्रिसाइड किया था 1929 के सेशन को प्रिसाइड किया था, 1936 और 1937 सेशन, 3 सेशंस को प्रिसाइड किया था। ये था लाहौर सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा, लखनऊ सेशन हमने आज पढ़ा। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट सेशन है जो ये 37 का फेज़पुर में जो है वो वहाँ पे सेशन को प्रिसाइड करेगा जवाहरलाल नेहरू। ये 3 सेशन जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्टोरी में अभी हम कहाँ पहुँचे, अराउंड 36 में। फिर क्या होता है, इंडिया में 35 के चलते फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे हम 37 और 38, 1938 और 1939। ये 2 इम्पोर्टेंट सेशन होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे अब जो हमारी स्टोरी में नया जो लीड रोल प्ले करेगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। ये पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है वो यहाँ पे 1937 सेशन कहाँ पे हुआ था, तो आपने याद रखना वो हरिपुरा में हुआ था, HARI हरिपुरा में हुआ था। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रेसिडेंट कौन था, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं कब, 1938 में। कहाँ पे, हरिपुरा सेशन, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हमारे जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनेंगे। और ये ऐसा सेशन होता है जहाँ पे यूनैनिमसली, इस कहीं कहीं पूछा जाता है यूनैनिमसली मीन्स किसी ने भी इनकी इलेक्शन पे अपोज नहीं किया था, मीन्स सारे 100% वोट के साथ जो है सुभाष चंद्र बोस उस वक्त प्रेसिडेंट बन गए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, जिसके चेयरमैन को रखा था जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया में इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमिकली चीज़ों को ठीक करने के लिए एक बॉडी बनाएंगे, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसका चेयरमैन कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट। उसके बाद ये वाला 1939 सेशन, यहाँ पे भी चीज़ें होंगी। और अब आप देखो 1939 सेशन में इसी साल जो है सितंबर में वर्ल्ड वॉर 2 भी जो है स्टार्ट होता है। और उसी दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में अलग अलग थ्योरीज आएंगी। एक तरफ से गांधी कहेगा कि हमें अंग्रेज़ों की मदद करनी चाहिए, नेहरू कहेगा नहीं हमें मदद करेंगे लेकिन इनको हमें पहले पावर देनी चाहिए, बोस कहेगा नहीं हमें कुछ नहीं, इनको हमने मदद नहीं करनी है, हमको जो है नाजी लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि हम अंग्रेज़ों को भगा सकें। तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वो होगा त्रिपुरी में, ये भी एक गुजरात महाराष्ट्र जगह में एक जगह त्रिपुरी, वहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो है गांधी वर्सेस बोस का एक स्टोरी, महात्मा गांधी एक साइड से होंगे वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी थे, जो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ हम जंग लड़ेंगे और इनको भगा देंगे, ये अपने से जाने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, वो एकदम
पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे, जो ये मानते थे कि भाई हमें चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कर लेना चाहिए। एकदम से हम जंग लड़ेंगे तो अंग्रेज़ बहुत पावरफुल है, वो हम सबको कुचल देगा, तो हम सबको वो मार देगा वगैरह वगैरह। लेकिन बोस क्या थे, बोस एकदम क्या कहेंगे, एक रिवोल्यूशनरी टाइप। वो ये सब चीज़ें नहीं चाहेंगे, वो सीधा मौका है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, हमको क्या करना चाहिए, अंग्रेज़ों के अपोजिशन में जो लड़ रहे हैं उनकी मदद लेके हमें अंग्रेज़ों को भगाना चाहिए, इस टाइप का चीज़ें चल रही है। अब हो क्या रहा है 1939 में, 1939 का जो सेशन होगा वो त्रिपुरी में होगा। वहाँ पे जो है इलेक्शन होगा किसके बीच में, एक साइड से सुभाष चंद्र बोस होंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए, दूसरी साइड से यहाँ पे जो बंदा होंगे वो हो गया पत्ता सीतारामैया, पत्ताभी सीतारामैया इनका नाम होता है। पत्ताभी सीतारामैया इधर होंगे, सुभाष चंद्र बोस इस साइड से होंगे। और इलेक्शन में क्या होता है जी, और इलेक्शन में यहाँ पे गांधी जी जो है इनको सपोर्ट, जो महात्मा गांधी है वो पत्ताभी सीतारामैया को जो है फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं इस इलेक्शन में। और हो क्या जाता है कि आखिर में सुभाष चंद्र बोस यहाँ जीत जाते हैं, पत्ताभी सीतारामैया यहाँ पे हार जाते हैं। और जब ये हार जाएंगे तो गांधी जी कहने लगते हैं कि हिज लॉस इज़ माई लॉस, मतलब उनका हारना इज़ लाइक मेरा हार जाना हो गया। फिर यहाँ पे बोस जीत जाते हैं। उसके बाद फिर से जो बोस है वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है, एकदम रिवोल्यूशनरी। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी मेंबर्स हैं वो अभी भी चाहते हैं कि गांधी के हिसाब से चीज़ें चलें, महात्मा गांधी जैसा कह रहे हैं वैसे ही। अब हो क्या रहे, देखो अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, सुभाष चंद्र बोस अभी प्रेसिडेंट बना हुआ है। लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं, मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो क्या चाहते हैं कि जो भी इंडियन नेशनल यहाँ से आगे एक्टिविटीज़ करेगी वो किसके हिसाब होनी चाहिए, गांधी के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो प्रेसिडेंट मानता है या प्रेसिडेंट जो चाहता है उसी हिसाब से काम करती थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट बोस है लेकिन कांग्रेस जो है चाहती है कि गांधी के हिसाब से काम हो। और गांधी और बोस का काम करने का तरीका एकदम अपोजिट था। गांधी जो है सत्याग्रह पे मानते थे, नॉन वायलेंस पे बिलीव रखते थे। बोस एकदम वायलेंट और एक्सट्रीमिज़म और रिवोल्यूशनरी चीज़ों पे बिलीव रखते थे। तो यहाँ पे चीज़ें नहीं बन रही होती हैं, तो इसके चलते फाइनली गांधी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे रिज़ाइन दे रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस क्या करेगा, प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन दे देगा। उसके रिज़ाइन देने के बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे और चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है वो रिज़ाइन देगा। रिज़ाइन दे के बाद वो कांग्रेस से हट के अपनी एक अलग से बॉडी बनाएगा या अलग से एक अपना ग्रुप बनाएगा जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में, तो ये 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था अगर आ जाता है तो आपने याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, 1922 में, अगर आपको याद होगा 1922 में गया सेशन जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट थे, और वहाँ पे सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। और वहाँ पे भी इनके हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम नहीं हो रहा था, तो इन्होंने भी क्या किया था, रिज़ाइन दिया था। रिज़ाइन देने के बाद एक अपनी अलग से पार्टी बनाई थी जनवरी 1, 1923 को, और उस पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी। स्वराज मतलब ये पार्टियां जो है कांग्रेस से अलग नहीं है, ये कांग्रेस के विदिन होके ये अपने टाइप के लोगों से मिलकर एक पार्टी बनाई थी 1927। और इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी यहीं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे। कुछ इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे 1939 में सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो उसी तरह सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होने लगती हैं तो वो रिज़ाइन दे देगा और एक नया बॉडी बनाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस तरह से चीज़ें होने लगती हैं 1939 में। तो ये आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो 3-4 चीज़ें याद रखनी थी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन बन के आता है फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में किसने कहा था, एम एन रॉय ने। फिर वहाँ से हमें 1936 का सेशन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कांग्रेस ने ऑफिशियली कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी थी। फिर 1938 सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे प्रेसिडेंट बन के आए थे। उसके बाद 39 का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गांधी और बोस के बीच में हमें टसल देखने को मिला, जहाँ पे फाइनली जो है बोस जो है वहाँ से रिज़ाइन देंगे प्रेसिडेंटशिप से और अपनी एक अलग से बॉडी बनाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था और कब बनाया था।
तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये जो गया सेशन 1922, स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस, खिलाफत पार्टी इसको बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। अब हम नेक्स्ट स्टोरी में जाएंगे, अपनी स्टोरी में आएंगे। अब हम 1940s में आएंगे। अब हम मूव करेंगे 1940s में। 1940s में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का सेशन होता है एट द रेट ऑफ लाहौर। वो अब मुस्लिम लीग का मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए क्योंकि इस मार्च सेशन में, मार्च का जो सेशन था मुस्लिम लीग का, इस लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान की डिमांड करेगी। पाकिस्तान एज ए सेपरेट नेशन, सेपरेट नेशन की डिमांड फर्स्ट टाइम कब करेगी? 1940 में करेगी। इससे पहले क्या था? इससे पहले मुस्लिम जो है सेपरेट नेशन नहीं मांग रहे थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगते थे। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या हुआ कि जो नेशनल काउंसिल है या उस वक्त जो पार्लियामेंट है, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन सेपरेट हो। और इसको ब्रिटिशर्स ने माना भी था। अगर हम टाइम लाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ छोटा करके, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, हमने पढ़ लिया। नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान उस वक़्त उसके प्रेसिडेंट थे। फिर 1909 में, जिसको हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा था, वहाँ पे क्या होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। और आगे जाके यहाँ से मुस्लिम लीग हमेशा, फिर आगे जाके फिर 1916 में तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं, जिसको हमने बोला था लखनऊ पैक्ट। लेकिन आगे फिर चीज़ें बदल जाती हैं। फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगती है और उनकी डिमांड हमेशा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होती थी। लेकिन जब चीज़ें ठीक से नहीं चलती हैं, फिर 1940 में जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे वो जो है फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, सेपरेट कंट्री के बारे में वो डिमांड रखेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम लीग ने फर्स्ट टाइम सेपरेट नेशन या पाकिस्तान के बारे में कब डिसाइड किया? मार्च 1940 लाहौर सेशन में। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपने याद रखना है, वो याद रखना है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर 1940 में हुआ था। देखो अगस्त ऑफर 1940 मतलब क्या हुआ, हमने उस दिन पढ़ा था 1906 सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जिसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडियंस ने क्या कहा था? स्वराज के बारे में उन्होंने गोल रखा था। फिर आगे जाके 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को इंडियंस ने एक्सेप्ट किया। और इस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने क्या मांगा था? डोमिनियन स्टेटस मांगा था इंडिया के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको इन इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया। फिर क्या होता है अगले साल 1929 में, जब एट द रेट ऑफ लाहौर सेशन जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, और इस प्रेसिडेंट में जब ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन स्टेटस देने से इनकार किया, तो फाइनली जो इंडियंस थे, अब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे जो काफ़ी यंग थे उस वक्त, और जो यंग पार्टी उस वक्त नेशनल कांग्रेस की क्या थी, वो एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करती थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या मांगा? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अपना गोल सेट किया कांग्रेस ने। अब यहाँ पे देखो 1928 में डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी थी कांग्रेस ने, लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया और इंडियंस क्या अब मांगने लगे? फुल स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन आगे जाके कुछ 12 साल के बाद, इसके 12 साल के बाद 1940 में जो ब्रिटिश है वो एग्री करती है इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स क्या है, देखो हो क्या रहा है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, और उस वक्त इंडियंस जो है अपोज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट दे ही नहीं रहे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके चलते ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे एक ऑफ़र लेके आएंगे। उस वक्त जो वॉइसरॉय होंगे यहाँ पे, उस वक्त जो वॉइसरॉय होते हैं लिनलिथगो, तो ये वॉइसरॉय जो है एक ऑफ़र लेके आएंगे इंडियंस के लिए, जिसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफ़र। क्योंकि ये ऑफ़र उन्होंने अगस्त में प्रेजेंट किया था 1940 में।
तो कल को क्वेश्चन आता है कि ऑगस्ट ऑफर कब आया था, 1940 में, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, ऑगस्ट ऑफर किस वायसरॉय ने प्रपोज किया था, लिनलिथ गो ने प्रपोज किया था। और तीसरा, इसने क्या ऑफर किया, इसने दो चीज़ें ऑफर करी। एक ऑफर करी कि जो इंडियंस है उनको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, देखो, और दूसरी ऑफर करी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाएंगे जिसमें मेनली कौन होंगे, इंडियंस होंगे, मेनली इंडियंस, मीन्स कि सारे इंडियंस नहीं होंगे, मेजॉरिटी इंडियंस होंगे। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखोगे तो हमने क्या देखा, डोमिनियन स्टेटस हमने मांगा था 1928 को, उसके बाद उसको हमने रिजेक्ट करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी। लेकिन अंग्रेज जो कि 28 में जो चीज़ मांगी थी वो चीज़ फाइनली वो 40 में देने को तैयार हो गए, डोमिनियन स्टेटस। तो इंडियंस को ये चाहिए नहीं था, रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात कर रही है यहाँ पे, तो वो तो हमने मेनली इंडियंस हमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमें कंप्लीट इंडियन ही होंगे, वहाँ पे अंग्रेज़ों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, कंप्लीट इंडियंस होंगे तो वो अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अगस्त ऑफर को ठुकरा देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो। और इसी अगस्त ऑफर से अब देखो, जो यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस इंडियंस ने 1929 में ही रिजेक्ट किया। 29 में इंडिया को अब क्या चाहिए, फुल स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस उन्होंने रिजेक्ट, इग्नोर कर दिया। और वो जो इग्नोर करी चीज़ है वो आगे जाके 1940 में इंडियंस दे रहे हैं तो ये रिजेक्ट कर देंगे, एक। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है 1940s में, वो है तीसरी चीज़ जो याद रखनी, वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह, देखो सत्याग्रह मीन्स क्या हो गया, गवर्नमेंट को अपोज करना। अभी तक हमने बहुत सारे सत्याग्रह जैसे कि चंपारण सत्याग्रह पढ़ा 1917 में, फिर इलाहाबाद सत्याग्रह, रौलाट सत्याग्रह, फिर साल्ट सत्याग्रह। तो इस तरह से हमने बहुत सारी इवेंट्स पढ़े जहाँ पे इंडियंस जो है गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 1940 में एक टाइप का सत्याग्रह लॉन्च होता है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। मीन्स जहाँ पे एक एक इंडिविजुअल जो है अलग से सत्याग्रह करेगा, जहाँ पे पूरे इंडियन सब नहीं होंगे, कुछ कुछ लोग होंगे जो सत्याग्रह करेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी ने लॉन्च किया था, कब किया था, 1940। लॉन्च तो गांधी ने ही किया था, महात्मा गांधी ने ही लॉन्च किया था, लेकिन कब किया था, 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करा था गांधी ने। और चौथा पॉइंट जो याद रखना है 1940s को लेके, वो था 1940 का सेशन कहाँ पे हुआ था, रामगढ़, जहाँ पे प्रेसिडेंट था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये लास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो अभी तक हमने 4 मुस्लिम प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करी थी। एक तो 1987 में, दूसरी हमने करी थी 1996 में, तीसरी हमने बात करी थी 1927 में, और अब चौथा 1940 में। यहाँ पे हमने बोला था बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम एट द रेट ऑफ मद्रास सेशन हुआ था। 1996 में क्या हुआ था, वंदे मातरम गाया गया था नेशनल कांग्रेस में, जिसको प्रिसाइड किया था एट द रेट ऑफ कलकत्ता, प्रिसाइड किया था किसने, उसने सियानी ने, हजरतुल्लाह एम मुख्तार सयानी ने उसको, सयानी ने प्रिसाइड किया था। 1927 में क्या हुआ था, एट द रेट ऑफ मद्रास में हुआ था, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिमन कमीशन को बाइकआउट करने की बात करी थी, और उसको प्रेजेंट किया किसने किया था, एम ए अंसारी ने किया था, अंसारी ने। और अब 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमने नाम पहले भी पढ़ा था खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, तो वो अब नाम यहाँ पे भी आप देख रहे हो। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सेशंस और प्रेसिडेंट और कहाँ पे ये सेशंस हुए थे। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम वापस अपनी स्टोरी में आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 1940 में 4 चीज़ें देखी। एक देखी, मुस्लिम लीग का एक लाहौर सेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर प्रेजेंट किया। दूसरा, तीसरा हमने देखा इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पे होने लगा, गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह होने लगा। और 1940 का सेशन रामगढ़, जहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे। ये सब चीज़ें होने लगी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखो, अब हम नेक्स्ट टारगेट पे जाएंगे। अभी यहाँ पे 1940s में क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स, एक देखो यहाँ पे आप स्टोरी समझो, एक तरफ से ब्रिटिशर्स जो है वर्ल्ड वॉर 2 पे एकदम इन्वॉल्व है, इंडियंस इनको सपोर्ट, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट यहाँ पे इंडिया में नहीं कर रहे, और ब्रिटिशर्स को चाहिए है कि इंडिया का सपोर्ट मिले। और उस सपोर्ट के लिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक ऑफ़र लेके आया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने को देंगे, आप हमारी मदद करो।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया और उसके रिएक्शन में इंडियंस ने क्या किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करी थी यहाँ। और इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। फिर आगे क्या होगा, 1942 में हम आएंगे। तो 1942 में जब हम आएंगे, फिर से ब्रिटिशर्स इंडियंस की मदद लेने के लिए फिर से एक ऑफ़र दे देंगे 1942 में। इस बार उसको हम बोलेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, देखो क्रिप्स मिशन मतलब क्रिप्स मिशन आता है 1942 को। देखो क्रिप्स मिशन मीन्स क्या हो गया, क्रिप्स जो है वो एक बंदे का नाम है, एक मिनिस्टर मान के चल सकते हो आप। ये मिनिस्टर जो है इंडिया आएगा, यूरोप से, लंदन से आएगा इंडिया में। इंडिया में आके इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करेगा, बोलेगा भाई हम आपको ये डिमांडें मांगेंगे, मान जाएंगे, आप क्या करो, हमारी सपोर्ट करो, वर्ल्ड वॉर 2 में हमें सपोर्ट करो। तो इसको हम बोलेंगे क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन फिर से वही चीज़ें लेके आएगा। एक तो ये लाएगा डोमिनियन स्टेटस, फिर से लाएगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इंडियंस ने एक चीज़ को ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है और उसी चीज़ को फिर से यहाँ पे लेके आ रहा है कौन, क्रिप्स मिशन। तो इंडियंस को गुस्सा आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ जो लाएगा वो बोलेगा फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडियंस। चलो ये बात हम मान सकते हैं कि क्रिप्स मिशन में क्या हो रहा है, अंग्रेज़ मान गए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, उसमें सारे मेंबर कौन होंगे, इंडियंस होंगे। ये चीज़ ठीक है, कांग्रेस को एक्सेप्टेबल थी। लेकिन ये जो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है ब्रिटिश, ये इंडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो इंडियंस इससे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाएंगे कि आप हमें एक ही चीज़ बार बार ऑफर कर रहे हो जो हम बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट करेगा। और इसके रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे अगस्त 1942, ये जो क्रिप्स आता है ये आता है अराउंड मार्च 1942 में आएगा। इसके रिएक्शन में फिर अगस्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मूवमेंट लॉन्च करेगी जिसको बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये याद रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ पे जो है इंडियंस को जो है चीज़ें सही होती हुई नहीं दिखती हैं। फाइनली वो इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को कहेंगे आप इंडिया को क्विट करो। इसको हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको दूसरा भी कहीं कहीं लिखा होगा ऑगस्ट रिवॉल्यूशन भी, इसको ऑगस्ट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मीन्स कि अब क्या हो रहा है, कल को क्वेश्चन आता है क्रिप्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, एक क्वेश्चन ये आ गया। उसने क्या ऑफ़र किया, डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल इंडियंस, ये ऑफ़र किया। और इंडियंस ने क्रिप्स मिशन को क्या किया, रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट करने के बाद क्या लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। किसके रिएक्शन पे, क्रिप्स मिशन के रिएक्शन पे। और क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन। और इसी में यहाँ पे फिर अगस्त 8-9 कोई डे, इसको थोड़ा देख लेना, 8 को एक मीटिंग होती है जहाँ पे महात्मा गांधी बोलता है कि हम तो या आज़ादी लेके रहेंगे या हम इसी आज़ादी के जो मतलब फाइट में हम मर जाएंगे। मीन्स कि वी शैल ईदर फ्री इंडिया और वी डाई इन 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 द अटेम्प्ट। कुछ इस तरह से गांधी एक स्लोगन देंगे। और फिर दूसरा स्लोगन देते हैं गांधी, डू और डाई। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट याद रखने गांधी को लेके। एक तो ये स्लोगन डू और डाई। तो महात्मा गांधी ने 2 इम्पोर्टेंट स्लोगन्स दिए हैं। एक तो 1920s में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, वहाँ पे गांधी ने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इन ए ईयर, एक साल में हम स्वराज लेके रहेंगे। उस वक्त स्वराज का मतलब क्या था, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन यहाँ पे 1942 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। और यहाँ पे गांधी कौन सा स्लोगन दे रहे हैं, डू और डाई। तो गांधी कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, या तो आज़ादी ले लो, अंग्रेज़ों को भगा लो, या इसी अटेम्प्ट में मर जाओ। दूसरा जो कोटेशन होता है गांधी का यहाँ पे वो ये होता है, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और वी शैल डाई इन इट इज़ अटेम्प्ट। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे आपने क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखना है। फिर जब इंडिया ने क्विट इंडियन मूवमेंट लॉन्च किया, तो ये एक फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया। तो यहाँ पे इसे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो अंग्रेज़ होते हैं, इन ब्रिटिशर्स, वो क्या बोलेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉडी है इसको एज अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन कब कहा गया था, 1942 में कहा था, जब इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा था। तो उस वक़्त इस जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया था। तो इस तरह से गांधी जो है बाकी लीडर्स को ले जाते हैं जेल में और चीज़ें आगे चलती जाएंगी।
फिर आगे जाके हम क्या देखते हैं, फिर आगे जाके फिर हम देखेंगे 1946 में एक प्रपोज़ल आएगा ब्रिटिशर्स की तरफ से। 1945 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हो जाएगी। उसमें इंडिया ब्रिटिशर्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत लॉसेस हो जाते हैं। फिर 1946 में एक नया मिशन आएगा, उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। और इस कैबिनेट मिशन के प्लान के चलते जो है क्या होगा, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाएगा। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान ये आता है 1946 में, अराउंड मार्च 1946 में। और यहाँ पे ये मिशन इंडियंस की 2 डिमांड होती हैं। एक तो होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ पावर मीन्स कि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को आएगी इंडिया में, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी, इसकी भी एक्सेप्ट करेगी, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर को भी एक्सेप्ट करेगा, इस डिमांड को भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इसी के चलते फिर यहाँ पे जून जुलाई में जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस होने के बाद फिर आगे जाके क्या होगा, 1946 में दिसंबर 09 को जो है फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कन्वीन होगी मीन्स उनकी फर्स्ट सिटिंग होगी। और इस फर्स्ट सिटिंग में जो है प्रेसिडेंट कौन होंगे, टेम्प्रेरी एक प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसमें प्रेसिडेंट होंगे टेम्प्रेरी। और यहाँ से फिर कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करना स्टार्ट करेगा। अगर आप हम फिर से इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी एम एन रॉय ने, कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ऑफिशियली 36 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको मतलब अपनी डिमांड रखी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर आगे जाके क्या होगा, अगस्त ऑफर में 1914 में जो है ब्रिटिशर्स जो है मान जाएंगे, अगस्त ऑफर में हम ठीक है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, लेकिन उसमें मेनली इंडियंस होंगे। उसको रिजेक्ट करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर यहाँ पे 1942 में क्रिप्स मिशन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल इंडियंस, लेकिन डोमिनेंट स्टेटस उनको ज़रूरत नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्रिप्स मिशन भी। फिर आगे जाके क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। फिर आगे जाके 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात होती है, उसके लिए इलेक्शंस होंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार होकर स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें यहाँ तक चल रही होती हैं। तो बाकी चीज़ें हम क्लास में पढ़ेंगे, अगर क्लास हो जाता है तो फिलहाल इन चीज़ों को आपने याद रखना है और समझना है, और यहाँ से अच्छे से नोट्स लेके कोई डाउट हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हो।